नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 9th में चैप्टर कौन सा पढ़ने वाले हैं? तो चैप्टर 3 है अपवाह तंत्र, यानी भारत की नदियाँ। तो भारत की नदियों को कितने भागों में बांटा गया है? तो भारत की नदियों को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो हो गई हिमालय की नदियाँ, यानी हिमालयी अपवाही तंत्र, और दूसरा हो जाता है प्रायद्वीपीय। तो इसको आज हम लोग इस चैप्टर को पूरा खत्म कर लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आती हो तो जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ आप शेयर अवश्य कर सकते हैं। तो देखिए, अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। किसकी व्याख्या करता है? तो नदी तंत्र की व्याख्या करता है। भारत के भौतिक मानचित्र को देखना है, मतलब इसमें यहाँ पर बताया गया है। आप पाएंगे कि विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती हैं तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। अतः इनका निकास किसी बड़े जलाशय जैसे झील या समुद्र महासागर में होता है। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे ही क्या कहते हैं? तो अपवाह द्रोणी कहते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। जैसे हो जाता है यहाँ पर, तो देख लिए कि वो अपवाह द्रोणी होती है, और ये क्या दिया हुआ है? ये जल विभाजक दिया हुआ है, यानी जल इस प्रकार से बट जाता है तंत्र के द्वारा। ऊंचा क्षेत्र में जैसे देखिए, अब आगे देखिए, ऊंचा जो क्षेत्र होगा वो जैसे पर्वत हो गया, ऊंची भूमि हो गई, जो दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को क्या कर देती है? तो अलग कर देती है। इस प्रकार से देखिए, ये जल विभाजक कर देना। अब ऊंचा क्षेत्र आ गया तो आधा इधर हो जाता है, आधा इधर हो जाता है, तो दो अलग अलग क्षेत्रों में बट जाते हैं। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी कौन सी है? तो अमेजन नदी है। सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी कौन सी हो गई? अमेजन हो गई। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में अपवाह तंत्र। तो भारत के अपवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। इस आधार पर भारतीय नदियों को मुख्य रूप से 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, हिमालय की नदियाँ तथा प्रायद्वीपीय नदियाँ। भारत के 2 मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियाँ एक दूसरे से क्या है? तो अलग है। हिमालय की जो अधिकतर नदियाँ होती हैं वो 12मासी होती हैं, यानी उनमें हमेशा पानी भरा हुआ रहता है। इनमें वर्ष भर पानी रहता है, क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले जो हिम होते हैं, यानी जो बर्फ़ होता है, वो भी बर्फ़ के द्वारा भी इनको क्या मिल जाता है? तो जल प्राप्त हो जाता है। हिमालय की 2 मुख्य नदियाँ जैसे सिंधु, ब्रह्मपुत्र इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती है। किस पर्वतीय श्रृंखला के? तो हिमालय पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती हैं। कौन? सिंधु, ब्रह्मपुत्र। इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गार्जों का निर्माण किया है। अब गार्ज क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए, ये दोनों तरफ पर्वत है और किस प्रकार से नदी जो है अपना रास्ता बीच में निकाल लेती है, तो इसी को क्या कहते हैं? गॉर्ज कहते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। ये जो नदियाँ होती हैं ये अपने मार्ग के ऊपरी भागों में तीव्र अपर्दन क्रिया करती हैं। तीव्र अपर्दन क्रिया मतलब जैसे मिट्टी का कटाव होता है ना, यानी वही क्रिया करती है तथा अपने साथ भारी मात्रा में क्या लेकर आती है? तो सिल्ट एवं बालू का संवहन करती हैं। मध्य एवं निचले भागों में ये नदियाँ विसर्प, गोखुर झील तथा अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी क्या लेकर आती हैं? तो अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती है। अब यहाँ पर देखिए, निक्षेपण आकृतियों का निर्माण, जो इस प्रकार की नदियाँ होती है जैसे दोनों तरफ से टूट जाता है, उनका रास्ता छूट जाता है, तो उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं गोखुर झील। तो यही निर्माण करती है ना, गोखुर झील का निर्माण करती है। यहाँ पर ये जो सर्प के आकार की आ रही है, देखिए इसको क्या कहते हैं? तो विसर्प नदी कहते हैं, और ये इनका हो जाता है निचला भाग। तो गोखुर झील इसी को कहते हैं, जो कि इनका नदी से रास्ता जो होता है वो टूट जाता है और सिर्फ ये इस प्रकार की बनकर रह जाती हैं, इसी को कहते हैं गोखुर झील। तो अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या होती है? मौसमी होती है, क्योंकि इनका प्रवाह वर्षा पर निर्भर करता है। शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। मतलब शुष्क जब गर्मी का दिन आता है तो क्या होता है कि उनकी जो पानी होता है वो छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम तथा छिछली है, फिर भी इसमें से कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती हैं तथा पश्चिम की तरफ बहती हैं। कौन? प्रायद्वीपीय नदी। अब एक पॉइंट ये देखिए कि प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ होती हैं, अधिकतर नदियाँ वो पश्चिमी घाट से निकलती हैं तथा बंगाल की खाड़ी में बहती हैं, प्रायद्वीपीय जो नदियाँ होती हैं। अब देखते हैं हम लोग हिमालय नदी को। ये तो हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था जो कि पढ़ लिए। अब हमारा टॉपिक आता है हिमालय की नदियाँ, जो 2 भागों में बांटे थे ना, एक हिमालय की नदी और एक प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। यानी तो सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। ये नदियाँ लंबी हैं तथा अनेक महत्वपूर्ण एवं बड़ी सहायक नदियाँ आकर इनमें क्या करती हैं? मिलती हैं। किसी नदी तथा उनकी सहायक नदियों को ही क्या कहा जाता है? तो नदी तंत्र कहा जाता है। अब देखते हैं हम लोग सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत में जम्मू, देखिए ये सारे पॉइंट याद रखिए कि सिंधु नदी कहाँ, तो पश्चिम की तरफ बहती हुई कहाँ जाती है? भारत में, तो जम्मू,
जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले में प्रवेश करती है। इस भाग में यह एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय गॉर्ज का निर्माण करती है। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियाँ जैसे जास्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा इस नदी में मिलती है। तो देखिए हमें एनसीईआरटी से ही तैयारी करनी है, चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो जितने भी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है ना, उन सभी नामों को बिल्कुल ध्यान में रखना है। कौन कौन सी नदी इसकी सहायक बताई जा रही है? तो जास्कर, नुब्रा, श्योक और हुंजा इस नदी में आकर के मिल जाती हैं। सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्रों से बाहर निकल जाती है, यानी पाकिस्तान होते हुए क्या करती है, ये बाहर निकल जाती है। सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती है। तो अगर पूछ लेता है कि ये जो सभी नदियां हैं, सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, जो भी नदियां हैं, ये आपस में मिल करके पाकिस्तान के किस स्थान में जा करके सिंधु नदी में मिलती हैं? तो मिठानकोट के पास जा करके सिंधु नदी में मिल जाती हैं। इसके बाद यह नदी दक्षिण की तरफ बहती है तथा अंत में कराची से पूरब की ओर अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत धीमा है। सिंधु द्रोणी का 1/3 से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा पंजाब में और शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। तो भारत में कहाँ कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल हो गया और पंजाब हो गया, और बाकी जो भाग है वो पाकिस्तान में स्थित है। 2900 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक है। तो सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? तो वो है 2900 किलोमीटर। अब यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है जिसको देख लेते हैं बॉक्स में। सिंधु जल समझौता संधि के अनुच्छेद के अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का केवल 20% जल ही उपयोग करता है और 80% जल कौन उपयोग करता है? तो पाकिस्तान करता है। कब हुआ था ये जल समझौता? तो 1960 में हुआ था। इस जल का उपयोग पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भागों में सिंचाई के लिए किया जाता है। तो ये सिंधु नदी से कुछ पॉइंट था। अब आते हैं हम लोग गंगा नदी की तरफ, जिनसे कि प्रश्न भर भर के पूछा जाता है। देखते हैं। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी, गंगोत्री, हिमानी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो भागीरथी, गंगोत्री, हिमानी से निकलती है तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है। कौन मिलती है? तो अलकनंदा मिलती है। कहाँ पर? उत्तराखंड के देवप्रयाग में। ये देखिए देवप्रयाग में ये नदियों का मिलना भागीरथी एवं अलकनंदा का संगम है। ठीक है, तो ये दोनों आकर के क्या कर दे रही है? मिल जा रही है। आगे देखते हैं। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। तो अगर पूछ लेता है कि गंगा जो है कहाँ से मैदानी भाग में प्रवेश करती है, तो हरिद्वार के पास से मैदानी भागों में प्रवेश करने लगती है, पर्वतीय भागों को छोड़ करके। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियाँ आकर गंगा में मिलती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख नदियाँ हैं, देख लेते हैं कौन कौन सी नदियाँ हैं जो कि आकर के गंगा में मिलती हैं। तो यमुना, घाघर, गंडक तथा कोसी। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यह गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है, मतलब गंगा के कहाँ बहती है? तो दाहिने की तरफ से साथ साथ बहती है और इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। तो यमुना नदी कहाँ पर मिलती है गंगा में? तो इलाहाबाद में मिलती है। घग्गर, गंडक तथा कोसी नेपाल हिमालय से निकलती है। घग्गर, गंडक और कोसी किससे निकलती है? तो नेपाल हिमालय से, और ये जो यमुना थी वो यमुनोत्री हिमालय से निकलती है। इसके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्से में बाढ़ आ जाता है। किनके कारण? तो इन नदियों के कारण कुछ हिस्सों में बाढ़ आ जाता है, जिससे बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। लेकिन ये नदियाँ जो मिट्टी को उपजाऊ प्रदान करती हैं, कृषि योग्य भूमि बना देती हैं। ये जो नदियाँ जो बाढ़ लेकर के आती हैं, और क्या जब बाढ़ लेकर के आएंगी तो मिट्टी का अपरदन भी लेकर के आएंगी अपने साथ में, तो वो किसके लिए उपयोगी बन जाता है? तो कृषि के लिए उपयोगी बन जाता है, क्योंकि वो मिट्टी क्या हो जाती है? उपजाऊ बन जाती है, नई मिट्टी आ जाती है। अगला है हमारा प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियाँ चंबल, बेतवा तथा सोन है। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो चंबल, बेतवा एवं सोन है। ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों से निकलती हैं। इनकी लंबाई कम तथा इनमें पानी की मात्रा भी कम होता है। लंबाई भी कम होता है, पानी की मात्रा भी कम होती है। अब आगे देखते हैं। देखिए अब ये पॉइंट है कि बाएं तथा दाहिने किनारे की सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर के गंगा पूरब दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। तो गंगा नदी कहाँ तक बहती है? तो पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है, और यह गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। कौन सा? फरक्का। यहाँ नदी दो भागों में बढ़ जाती है। भागीरथी हुगली दक्षिण की तरफ बहती है। भागीरथी जो है हुगली वो कहाँ बहती है? तो दक्षिण की तरफ बहती है तथा डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है एवं ब्रह्मपुत्र नदी इससे आकर के मिल जाता है। कौन? मुख्य धारा जो गंगा की है वो कहाँ पर प्रवेश करती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र नदी से आकर के मिल जाती है। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जाने जाते हैं।
जहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदी मिलती हैं वहाँ पर वो क्या नाम से जाने जाते हैं, तो मेघना के नाम से जाने जाते हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के जल वाली यह बृहद नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इन नदियों के द्वारा बनाया गया जो डेल्टा है उसको किस नाम से जानते हैं, तो सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाया गया डेल्टा है। अब यहाँ देखिए, सुंदरबन डेल्टा का नाम वहाँ पाए जाने वाले सुंदरी पादप से लिया गया है। ठीक है, तो किससे लिया गया है, तो सुंदरी पादप से लिया गया है जो बांग्लादेश में पाया जाता है। सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा एवं तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। कहाँ पर, तो यही सुंदरबन डेल्टा में। गंगा की लंबाई कितनी है, तो 2500 किलोमीटर से अधिक है। यानी ऐसे हम लोग जानते हैं 2525, यहाँ पर बोल दिया है ना किलोमीटर से अधिक है, तो एनसीईआरटी में इतना ही दिया हुआ है, 2500 दिया हुआ है, जो कि हम देख चुके हैं चित्र को। क्या आप गंगा नदी के अपवाह तंत्र को पहचान सकते हैं, चलिए अब ये क्वेश्चन द्वारा पूछा गया। अब यहाँ से देखते हैं कि अंबाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। अंबाला नगर कहाँ पर स्थित है, तो सिंधु तथा गंगा नदी के तंत्रों के बीच जो जल विभाजक हुआ है वहाँ पर यह स्थित है। अंबाला से सुंदरबन तक मैदान की लंबाई लगभग 1800 किलोमीटर है। कहाँ से कहाँ, तो अंबाला से सुंदरबन तक, परंतु इसके ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर है। अच्छा, ढाल में गिरावट कितना है, तो 300 मीटर है। दूसरे शब्दों में प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाल में गिरावट केवल 1 मीटर है। तो डाटा को याद रखिए, इसीलिए इन नदियों में अनेक बड़े बड़े विसर्प बन जाते हैं। मतलब इस प्रकार से आता है ना, तो मतलब हर जगह 6 किलोमीटर की दूरी पर क्या है, ढाल में गिरावट आ जाता है। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि कुछ ही दूरी पर ये क्या बन जाता है, तो विसर्प बन जाता है। अब हमारा आ जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूरब तथा सिंधु एवं सतलज के स्रोतों के काफ़ी नज़दीक से निकलती है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, तो तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर है। मतलब जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका अधिकतर भाग कहाँ है, तो भारत से बाहर है। यह हिमालय के समानांतर पूरब की ओर बहती है। नामचा बारवा शिखर 7757 मीटर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गॉर्ज के माध्यम से, यानी 2 पर्वतों के बीच में जो रास्ता निकलती है गॉर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। कौन सी नदी, तो ब्रह्मपुत्र नदी। यहाँ इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है तथा दिबांग, लोहित, केनुला एवं दूसरी सहायक नदियाँ इससे मिल करके असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है। तो अरुणाचल प्रदेश में इसे किस नाम से जाना जाता है, तो दिहांग के नाम से जाना जाता है। तथा दिबांग, लोहित, केनुला एवं दूसरी जो सहायक नदियाँ होती हैं वो कहाँ मिलती हैं, तो असम में ब्रह्मपुत्र से आकर के मिल जाती हैं, यानी ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती हैं ये सभी नदियाँ मिल करके। अब ये था हमारा ब्रह्मपुत्र तंत्र इस नदी से। इसमें थोड़ा सा आगे और दिया हुआ है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो एवं बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। तो देखिए यहाँ पर आ गया, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है, अतः यहाँ इस नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। भारत में यह उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों से होकर गुजरती है। यहाँ नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। भारत में आती है तो क्या होता है, जल एवं सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं से बहकर एक गुम्फित नदी के रूप में बहती है। किस नदी के रूप में, तो गुम्फित नदी के रूप में बहती है तथा बहुत सी नदियों द्वीपों का निर्माण करती है। कौन, तो ब्रह्मपुत्र नदी। अब थोड़ा सा यहाँ पर देखिए कि प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में यह नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है एवं बाढ़ के द्वारा असम तथा बांग्लादेश में बहुत अधिक क्षति पहुँचाती है। ब्रह्मपुत्र नदी वर्षा ऋतु में मतलब ये अपने किनारों से क्या हो जाती है, बहुत ऊपर बहने लगती है, क्योंकि वर्षा होता है तो भाई वर्षा में तो वैसे ही जल स्तर बढ़ जाता है, जिसके कारण असम तथा बांग्लादेश में बहुत हानि होता है। उत्तर भारत की अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होता है। इसके कारण नदी की सतह बढ़ जाती है और यह बार बार अपनी धारा के मार्ग में परिवर्तन लाती रहती है। किसके कारण, तो निक्षेपण की मात्रा जो अधिक बढ़ जाती है ब्रह्मपुत्र नदी में, सिल्ट निक्षेपण की मात्रा, उसी के कारण ये क्या करती है कि बार बार इसके धारा में जो है मुड़ाव आने लगता है, यानी मार्ग परिवर्तित करने लगती है। तो ये था हमारा कौन सा, हिमालय नदी तंत्र। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रायद्वीपीय नदियाँ, जिसमें कि नर्मदा, ताप्ती, इन सभी द्रोणियों को हम लोग पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू।